नील टैक्सी मैन बेचैनी से हिल रहा था। पुराना बंगलो नजदीक आ रहा था। उसकी टूटी हुई पेंट और बढ़ा हुआ गार्डन सालों की बेरुखी की कहानी कह रहे थे। आखिरकार गाड़ी रुक गई। नील ने ड्राइवर को पैसे दिए और अपने नए घर की तरफ मुड़ा। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। घर उसे खाली आंखों से देख रहा था जैसे। उसने गहरी सांस ली। अब पीछे मुड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। अंदर की हवा बांसी और धूल से भरी थी। नील ने खांसा। धूल से भरी खिड़कियों से सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर आ रही थी। वह कमरों में घूमता रहा। हर एक कमरा खाली था। उनमें भूले हुए लोगों की यादें गूंज रही थीं। घर राजों से भरा हुआ लग रहा था। नील अंधविश्वासी नहीं था, लेकिन उस जगह के बारे में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, दीवारों पर परछाइयां फैलती गईं। घर का सन्नाटा दम घोंटने लगा। नील ने एक किताब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। वह बेचैनी से टहलता रहा, बेचैनी की भावना को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। उसे यहाँ आने के अपने इंपल्सिव डिसीजन पर पछतावा होने लगा था। बाद में अपने कमरे के अंधेरे में लेटे हुए नील पुराने घर की आवाजें सुन रहा था। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा है, बस एक पुराना घर है। लेकिन मन ही मन डर का एक अंश जड़ पकड़ने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। नींद के लिए तरस रहा था, लेकिन उन बुरे सपनों से डर रहा था जो आ सकते थे। नील ने पहली बार जब इसे सुना तो उसने सोचा कि यह एक सपना है। एक धीमी विस्पर, मुश्किल से सुनाई देने वाली, रात के सन्नाटे से गुजरती हुई। वह बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सुनने के लिए कान लगाए, लेकिन कुछ भी नहीं था। सन्नाटा छा गया। वह वापस लेट गया। खुद से कह रहा था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। लेकिन अगली रात विस्पर्स वापस आ गईं। इस बार इसमें कोई गलती नहीं थी। एक आवाज, धीमी और उदास, घर की दीवारों से ही आती हुई लग रही थी। नील की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने बेड साइड लैंप के लिए टटोला, कमरे को एक गर्म रोशनी से भर दिया। नील ने आवाज को समझने की कोशिश की। शायद यह दीवार में दरार से हवा की सीटी की आवाज थी, या हो सकता है कि कोई आवारा जानवर घर में घुस आया हो। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके मन में संदेह का एक बीज बोया गया। उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। इस घर में कुछ अस्वाभाविक हो रहा था। वह अब विस्पर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसे पता लगाना था कि क्या हो रहा है। अगले दिन नील ने घर के बारे में आसपास पूछने का फैसला किया। उसने सड़क के पार रहने वाली बूढ़ी औरत से बात की। उसका नाम मिसेस डिसूजा था और उसकी आंखों में जिंदगी भर की यादें थीं। जब नील ने विस्पर्स का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर डर का भाव आ गया। वह हिचकिचाई, फिर धीमी आवाज में बोली, कहानियां हैं, उसने कहा, पुराने बंगलों के बारे में। लोग कहते हैं कि इसमें भूत है। नील ने अपने संदेह को छिपाने की कोशिश की। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन मिसेस डिसूजा के शब्दों ने उसे बेचैन कर दिया। उसने कुछ और पड़ोसियों से बात की। कुछ लोग टालमटोल करते थे, घर पर चर्चा करने को तैयार नहीं थे। दूसरों ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया और कहा कि यह सिर्फ एक पुराना घर है जिसमें टूटी हुई पाइप है। लेकिन कोई भी उसे विस्पर्स के लिए कोई तार्किक व्याख्या नहीं दे सका। नील पहले से कहीं ज्यादा उलझन में घर लौटा। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ गड़बड़ है। उसने मामलों को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। वह ऊपर से नीचे तक घर की तलाशी लेगा। वह अजीब आवाजों के लिए एक तार्किक व्याख्या खोजने के लिए दृढ़ था। दिन रातों में बदल गए। विस्पर्स जारी रहीं, नील के हर जागने वाले पल को परेशान करती रहीं। उसने बंगलों के हर नुक्कड़ और क्रेनी की तलाशी ली। उसने दीवारों पर टैप किया, खोखली जगहों की तलाश में। उसने फर्श की जांच की, ढीले पैनल्स की तलाश में। वह अपनी खोज में अथक था। फिर एक दोपहर उसे कुछ अनपेक्षित मिला। वह एटिक में था, धूल भरे बक्सों के ढेर में से छान रहा था। जैसे ही उसने एक भारी ट्रंक को हिलाया, उसने दीवार में एक हल्की सी रूपरेखा देखी। यह एक दरवाजा था, चतुराई से पेंट और वॉलपेपर की परतों के पीछे छुपा हुआ था। नील का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने रूपरेखा पर अपनी उंगलियां फेर दी। वह चौखट के हल्के से इंडेंटेशन को महसूस कर सकता था। उसने एटिक के एक कोने से एक झंग लगा हुआ क्रोबार पकड़ा और उसे दीवार और चौखट के बीच में लगा दिया।
एक कराह के साथ पुराना दरवाजा खुल गया। बासी हवा का एक झोंका उसे लगा। उसके आगे का कमरा छोटा और अंधेरा था। धूल के कण सूरज की एकमात्र किरण में नाच रहे थे, जो बोर्डेड अप खिड़की में एक दरार से छेदती थी। नील का हाथ कांप रहा था जब वह लाइट स्विच के लिए पहुंचा। उसने उसे फ्लिक किया, लेकिन बल्ब बहुत पहले ही जल चुका था। नील अंदर गया। उसकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में ढल रही थीं। कमरे में बहुत कम सामान था। एक कोने में एक धूल भरी आर्म चेयर रखी थी और दूर की दीवार के सहारे एक छोटी सी मेज थी। लेकिन मेज पर रखी वस्तु ने उसका ध्यान खींचा। धूल भरी सतह पर एक पुराना रील टू रील टेप रिकॉर्डर रखा था। यह अपने बेकलाइट केसिंग और धूमिल मेटल नॉब्स के साथ प्राचीन लग रहा था। टेप की एक सिंगल रील मशीन पर लॉड थी। नील की सांस उसकी गले में अटक गई। क्या यह विस्पर्स का स्रोत हो सकता है? वह सावधानी से मेज के पास पहुंचा और रिकॉर्डर को छूने के लिए पहुंचा। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी धातु से छुईं, एक आवाज ने कमरे को भर दिया। यह धीमी और मफल थी, लेकिन स्पष्ट रूप से साफ थी। यह एक महिला की आवाज थी, जो उदासी और एक हताश लालसा से भरी थी। मेरा नाम सैरा है, आवाज फुसफुसाई, और यह मेरी कहानी है। उसने मुझे दुनिया देने का वादा किया, लेकिन उसने झूठ बोला। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे सपने, मेरी आशा, मेरी जिंदगी। अब मैं यहां फंसी हुई हूं, हमेशा के लिए परछाइयों के इस घर से बंधी हुई हूं। कृपया मुझे शांति पाने में मदद करें, उसे मुझे चुप न करने दें। सेक्शन 6 द मिसिंग गर्ल। रिकॉर्डिंग की आवाज ने नील की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। वह बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, सैरा की कहानी सुनता रहा। उसने एक ऐसे प्यार के बारे में बताया जो विश्वासघात में बदल गया, एक जिंदगी के बारे में जो हिंसा से छोटी हो गई। उसके शब्दों ने एक ऐसी युवती की तस्वीर पेश की जिसे उस एक व्यक्ति ने धोखा दिया, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। नील सैरा की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने इस अनजान महिला के लिए सहानुभूति और उसे शांति पाने में मदद करने की तीव्र इच्छा महसूस की। उसने आगे जांच करने का फैसला किया, सैरा के गायब होने के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए। उसने पुराने अखबारों और पुलिस रिकॉर्ड की खोज करके शुरुआत की। उसने लाइब्रेरी में अनगिनत घंटे बिताए, धूल भरे आर्काइव्स को देखते हुए। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसे 1960 के दशक के एक स्थानीय अखबार के पन्नों में गहरे दबे एक छोटे से लेख का पता चला। लेख में उसी बंगलो से सैरा नाम की एक युवती के गायब होने की सूचना दी गई थी, जहां नील अब रहता था। विवरण बहुत कम थे, लेकिन उसके गायब होने की तारीख और परिस्थितियां सैरा की रिकॉर्ड की गई याचिका में दी गई समय सीमा से मेल खाती थीं। नील का खून ठंडा हो गया। वह जानता था कि उसे कुछ भयावह चीज मिल गई है। सेक्शन 7 सीकिंग सॉलिस। नील जानता था कि उसे मदद की जरूरत है। वह अकेले ऐसा नहीं कर सकता था। उसे याद आया कि मिसेस डिसूजा ने घर में भूत होने के बारे में कुछ बताया था। हो सकता है कि वह जितना बता रही थी उससे ज्यादा जानती हो। उसने उसे फिर से मिलने का फैसला किया। उसने बूढ़ी औरत को अपने बरामदे में चाय पीते हुए पाया। जब उसने उसे रिकॉर्डिंग और सैरा की कहानी के बारे में बताया, तो उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं। मुझे पता था, उसने फुसफुसाते हुए अपनी रोजरी पकड़ी। मुझे पता था कि वह अभी भी यहां है। मिसेस डिसूजा ने नील को अलौकिक के साथ अपने अनुभवों के बारे में बताया। उसने एक स्थानीय पुजारी फादर माइकल के बारे में बताया, जो मृतकों के साथ संवाद करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था। वह अकेला है जो अब आपकी मदद कर सकता है, उसने कहा। लेकिन सावधान रहें, नौजवान, आत्माओं की दुनिया में दखल देना खतरनाक हो सकता है। नील ने मिसेस डिसूजा को धन्यवाद दिया और तुरंत फादर माइकल को ढूंढा। उसने पुजारी को सेंट मैरीज चर्च में पाया, जो शहर की हलचल भरी सड़कों के बीच बनी एक छोटी साधारण सी इमारत थी। फादर माइकल ने धैर्यपूर्वक सुना जब नील ने बंगलो में अपने अनुभवों के बारे में बताया। जब नील खत्म कर चुका, तो पुजारी ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि सैरा की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, उसने कहा। वह संपर्क कर रही है, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की उम्मीद कर रही है जो उसकी कहानी सुनेगा। हमें उसे आगे बढ़ने में मदद करने की जरूरत है।
सेक्शन 8 द रिचुअल। फादर माइकल बंगलो पर एक क्लींजिंग रिचुअल करने के लिए तैयार हो गया। वह शाम को पहुंचा। उसका काला कैसक शाम की हवा में लहरा रहा था। वह अपने साथ एक चमड़े से बंधा हुआ बाइबल और एक छोटा सा चांदी का क्रूसिफिक्स लाया था। नील ने देखा जब पुजारी घर से गुजरा, हर कमरे को पवित्र जल से आशीर्वाद दिया और लैटिन में प्रार्थनाएं पढ़ी। अंत में वे उस छिपे हुए कमरे में पहुंचे जहां नील को टेप रिकॉर्डर मिला था। फादर माइकल ने नील को सैरा की रिकॉर्डिंग आखिरी बार चलाने का निर्देश दिया। जैसे ही उसकी आवाज हवा में भर गई, पुजारी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगा। प्रत्याशा के साथ कमरे का माहौल भारी हो गया। हवा अनदेखी ऊर्जा से चटक रही थी। तापमान गिर गया, जिससे नील की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कमरे में परछाइयां गहरी होती दिख रही थीं, जैसे जिंदा हों, मुड़ रही थीं और टेढ़ी मेढ़ी हो रही थीं। नील ने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था, यह खत्म हो गया। हवा सामान्य हो गई, परछाइयां पीछे हट गईं। केवल टेप रिकॉर्डर की व्हिरिंग आवाज थी, क्योंकि यह रील के अंत तक पहुंच गया था। नील ने फादर माइकल की तरफ देखा। उसकी आंखें सवालों से भरी हुई थीं। पुजारी धीरे से मुस्कुराया। निश्चिंत रहें नौजवान, उसने कहा। सैरा अब शांति में है। वह आखिरकार आजाद है। सेक्शन 9 अ लिंगरिंग प्रेजेंस। नील ने बंगलो में एक और रात बिताई। वह अंदर आने के बाद पहली बार चैन की नींद सोया। विस्पर्स चली गई थीं। घर हल्का लग रहा था, जैसे उसके थके हुए कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन शांति की भावना के बावजूद नील इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ ठीक नहीं था। सुबह उसने अपना सामान पैक किया और जाने की तैयारी की। जैसे ही वह बरामदे पर खड़ा था, पुराने घर को देख रहा था, उसने उसे फिर से सुना। विस्पर, धीमी और क्षणिक। लेकिन इस बार यह सैरा की आवाज नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ ठंडा, कुछ प्राचीन। नील कांप गया। उसने महसूस किया कि कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है। वह मुड़ा और चला गया, बंगलो और उसके रहस्यों को पीछे छोड़कर। लेकिन जैसे ही वह चला गया, वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि वह अकेला नहीं था। परछाइयों से कोई उसे देख रहा था। नील कभी बंगलो में नहीं लौटा, लेकिन वह कभी विस्पर्स या सैरा की कहानी को नहीं भूला। वह उसकी याद अपने साथ रखता था, एक निरंतर याद दिलाता था कि सबसे अंधेरी जगहों में भी आशा और प्यार बने रह सकते हैं, और कभी-कभी शांति पाने का एकमात्र तरीका छोड़ देना है।